हम लोग इंडियन इकोनॉमी की एनसीईआरटीज़ को कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को कर लिया है। आज का जो टेस्ट है एनसीईआरटी का वो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 3 तक मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो बेसिकली रिलेटेड है पावर्टी से। पावर्टी के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया तो होगा ही, पावर्टी किसको कहते हैं। तो पावर्टी के बारे में यूँ समझ लीजिए कि पावर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के एक टर्म यूज़ होता है, पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करें तो पावर्टी लाइन पुअर और नॉन पुअर, देखिए नॉन पुअर को हम रिच नहीं कह रहे हैं, वो पुअर नहीं है लेकिन रिच भी नहीं है। तो पुअर और नॉन पुअर के बीच में जो डिमार्केशन करती है लाइन, उसको हम कहते हैं पावर्टी लाइन। इंडिया में पहला सिस्टमेटिक अटेम्प्ट जो है पावर्टी लाइन का मेज़रमेंट के लिए वाज टेकन बाय दादा भाई नौरोजी। He gave the concept of jail cost of living for deciding poverty line। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब एक्चुअली इन्होंने जो पावर्टी लाइन माना वो ये माना कि जो लोग जेल में बंद हैं, जो पर्सन्स जेल में बंद हैं, उनकी डाइट पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसी को उन्होंने पावर्टी लाइन माना। बस इसमें एक छोटा सा बैकड्रॉप ये है कि जेल हमेशा अडल्ट्स जाते हैं, तो इसमें एक बड़ा पॉपुलेशन का जो सेगमेंट है वो रह जाता है इस पावर्टी लाइन के मेज़रमेंट में। खैर, लेकिन ये शुरुआती प्रयास था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब प्लानिंग कमीशन का गठन हो जाता है तो प्लानिंग कमीशन कई सारे अटेम्प्ट करता है पावर्टी लाइन के मेज़रमेंट के लिए और पावर्टी के मेज़रमेंट के लिए, जिससे एक्यूरेट पावर्टी का पता लगाया जा सके। तो कई सारे टास्क फोर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल इन 1962 एक बड़ा टास्क फोर्स बनता है, 1979 में एक टास्क फोर्स बनता है, 1989 में फिर से एक टास्क फोर्स बनाया जाता है और उसके बाद 2005 में एक टास्क फोर्स बनाया जाता है। तो ये टास्क फोर्स बनाए गए रिगार्डिंग पावर्टी एस्टिमेशन एंड पावर्टी लाइन डिटर्मिनेशन। अब पावर्टी के बारे में सिंपली ये समझना है आपको कि पावर्टी के क्या कॉजेज़ हैं, किन कारणों से गरीबी होती है किसी भी देश या समाज में। तो जो मेजर कारण है सबसे पहले, उसको हम एक तरीके से क्लब इन कर सकते हैं रीजंस को इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल मेजर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर्स हैं गरीबी के। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कैसे होंगे? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होंगे जैसे पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स हैं जैसे सोशल इनइक्वालिटी हो गई, सोशल एक्सक्लूजन हो गया, आप किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को सोसाइटी से बाहर रखते हैं, उसको सारे ग्रोथ के एस्पेक्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो ये सोशल एक्सक्लूजन हो गया। सोशल एक्सक्लूजन से अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, पावर्टी भी बढ़ेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बड़ा जो सोशल रीज़न है और ये इकोनॉमिक रीज़न भी है, वो है इंडेप्टनेस यानी कि कर्जदारी। जो गरीब होता है वो एक्चुअली अगर एक बार कर्ज ले लेता है तो वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। सॉरी, अब उसके पास अपने डेब्ट को चुकाने के लिए धन नहीं होता और वो इंटरेस्ट को चुकाने के लिए फिर से लोन लेता है और वो एक तरीके से बार बार कर्ज लेता जाता है और अंत में यही होता है कि वो केवल कर्ज चुकाने के लिए परेशान रहता है। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो किसानों को, गरीबों को लोन देने के लिए हैं, वो बहुत ही वीक है इंडिया में, उनको साहूकारों से लोन लेना पड़ता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है इम्पैक्ट ऑफ पावर्टी, यानी कि पावर्टी के प्रभाव। जब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो हम इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी की बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि इकोनॉमी एज सच पर पावर्टी के क्या इम्पैक्ट होंगे। तो पहला सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा वो है लो कैपिटल फॉर्मेशन,
लो कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी का सृजन बहुत ही कम होगा, क्योंकि अगर आपके पास लेबर फोर्स ही नहीं है, लोग गरीब हैं, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, डाइट नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत लो होगा। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये भी लो होगा। इसके साथ साथ डिमांड लो होगी। डिमांड लो होने का मतलब, अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, मनी ही नहीं है, वो गरीब हैं, तो वो सामान क्या खरीदेंगे, और अगर सामान नहीं खरीदेंगे तो प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन नहीं बिकेगा, तो डिमांड लो होने से पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ पॉपुलेशन पर प्रेशर होगा, सोशल वेलफेयर में भी और ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो ये सब चीज़ें इसके साथ साथ चलती जाएंगी। ठीक है, तो ये है इसका एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ कि इस चैप्टर में है क्या, पॉवर्टी को लेकर के इस चैप्टर में क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट एरिया पे चलते हैं जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन ये है, अभिकथन ये है कि द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द कल्टिवेटर्स विल टेक मोर इंटरेस्ट एंड दे विल हैव मोर इंसेंटिव resulting in increasing output if they are the owners of the land। एक पॉलिसी है लैंड टू टिलर्स, लैंड टू द टिलर, इसका मतलब जो खेती कर रहा है रियल में ऑन ग्राउंड, उसी को लैंड की ओनरशिप दे दी जाए। ठीक है, उसी को लैंड की ओनरशिप दे दी जाए, तो ये लैंड टू टिलर्स पॉलिसी है। अब असर्शन ये कह रहा है कि अगर कल्टीवेटर्स के पास ओनरशिप आ जाएगी तो दे विल टेक मोर इंटरेस्ट। ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे अपने काम में, मोर इंटरेस्ट लेंगे, एंड दे विल हैव मोर इंसेंटिव्स। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को एज अ ओनर फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अगर आपको लैंड की ओनरशिप दे दी गई, मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, अगर आप उसके ओनर हैं तो आपको उस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। अगर मान लीजिए आप मकान बनाते हैं, तो अगर आपका अपना मकान है तो आप उसको ज़्यादा उससे बनाएंगे ना। अगर आपका यही काम है तो आप उसको काम की तरह करेंगे। तो अगर जो लैंड पर काम कर रहा है उसी को ओनरशिप मिल जाती है तो वो आउटपुट भी इंक्रीज़ करेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेगा और फ़ायदा भी कमाना चाहेगा। रीज़न ये है कि ओनरशिप ऑफ लैंड इनेबल्स द टिलर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड आउटपुट। जाहिर सी बात है, यही बात मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपके पास लैंड की ओनरशिप है तो आप कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और उस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ आप ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकें। तो इसमें जो असर्शन है वो तो सही है ही है, उसका रीज़न भी सही है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। This is correct answer. Now come to the second question. The second, consider the following statements regarding land ceiling. Regarding the land ceiling, okay, this means fixing the minimum size of land which could be owned by an individual. Okay, second one, the purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in a few hands. Third one is the ownership conferred on tenants gave them the incentive to increase output, and this contributed to growth in agriculture. Okay, तो द थिंग इज़, पहली चीज़ ये है कि द मिनिमम साइज़ ऑफ लैंड जो है वो फिक्स करेगा लैंड सीलिंग नहीं। लैंड सीलिंग क्या होता है, ये मैक्सिमम साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग तय करता है, यानी कि आपके पास कितनी मैक्सिमम लैंड हो सकती है, ये लैंड सीलिंग से डिसाइड होता है, ना कि मिनिमम। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है।
पर्पस यही है कि कंसंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में ना रह जाए, और दूसरा ये है कि इससे क्या होगा कि अगर लैंड सीलिंग होगी तो जो टेनेंट्स हैं उनको ओनरशिप मिलेगी और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज, why the goal was why the goal of equity was not fully served by the abolition of intermediaries। बिचौलियों को ख़त्म करने के बाद भी इक्विटी का जो टारगेट है वो क्यों नहीं पूरा हुआ? इक्विटी यानी कि समता का लक्ष्य क्यों नहीं पूरा हुआ? इंटरमीडियरीज मतलब जो लैंड में काम करने वाले लोग हैं और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडियरीज थे उनको ख़त्म करने के बाद भी इक्विटी क्यों नहीं मिली हमें? तो पहला है कि इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। जाहिर सी बात है, कुछ जमींदार्स ने क्या किया कि उन्होंने लेजिस्लेशन का गलत सलत इस्तेमाल किया, उसमें जो कमियां थी वो इस्तेमाल किया और अपनी लैंड को बचाए रखा। ठीक है, लैंड सीलिंग के बावजूद भी, मतलब अपनी फैमिली के नाम उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी लैंड, लैंड सीलिंग के ऊपर जितनी लैंड थी, और वो अपनी ही फैमिली में उसको रखा। द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स। जो लेबर्स थे, जो सबसे गरीब लेबर थे, उनसे उनको बहुत ज़्यादा लैंड रिफॉर्म का फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। एंड देयर वॉज नॉट सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट इन ऑल द स्टेट्स टू एबॉलिश इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरीज थे उनको समाप्त करने के लिए सभी स्टेट्स में समान कमिटमेंट नहीं था, इक्वल लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं था। जैसा मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल रहा लैंड सीलिंग, लेकिन बिहार में, यूपी में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि हर स्टेट ने इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसमें तो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन असर्शन एंड रीजन। असर्शन ये है कि द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइंड रिलेटेड टू आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। ओके, रीज़न ये है कि द गुड प्रपोर्शन ऑफ द राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड वाज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स देमसेल्व्स। ओके, जो असर्शन है वो ये है कि फूड ग्रेन्स के प्राइस डिक्लाइन हुए क्योंकि बाकी कंजम्पशन आइटम के बजाय, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। इट वॉज करेक्ट, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है फूड ग्रेन के प्राइसेस कम हो जाएंगे। दूसरा जो इसका रीज़न बता रहा है वो ये है कि राइस और व्हीट जो प्रोड्यूस होती थी वो ज़्यादातर फार्मर्स खुद ही कंज्यूम कर लेते थे। देखिए, अगर खुद कंज्यूम कर लेंगे तो वो मार्केट में नहीं पहुंचेगा और प्राइसेस डिक्लाइन नहीं करेंगे। तो रीज़न तो गलत है, असर्शन लेकिन सही है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कि बोथ आर करेक्ट, और उसका एक्सप्लेनेशन है ये गलत है, बोथ आर ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी, ऑप्शन असर्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन ने स्मॉल और रिच दोनों तरीके के फार्मर को बेनिफिट किया। ओके, देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आता है उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फर्टिलाइज़र पर, पेस्टिसाइड पर, इरिगेशन पर। तो इसके फ़ायदे तो गरीब किसान और अमीर किसान दोनों को मिल रहे हैं। द रिस्क ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बीइंग रूइंड अटैक देयर क्रॉप्स वाज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। ओके, जो छोटे किसान थे उनकी फसलों के बर्बाद होने का खतरा कम हो गया। जाहिर सी बात है कि जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन में उनको इतनी हेल्प कर रहे हैं तो उनकी फसलें प्रोटेक्ट होंगी। जब आप पेस्टिसाइड डालेंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे, सिंचाई की सुविधा देंगे, तो ये रिस्क कम हो जाएगा। तो ये फ़ायदा स्मॉल फार्मर को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है स्मॉल और रिच फार्मर दोनों को इसका फ़ायदा मिला। यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और असर्शन जो है, सॉरी, जो रीज़न है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फर्टिलाइज़र खरीद सके और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सके और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी कर सके। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से भारत में ये ज़रूरी है कि सब्सिडी दी जाए। सेकेंड वन इज द एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स एंड वॉयलेट द गोल ऑफ इक्विटी। यस, अगर हम सब्सिडीज़ को ख़त्म कर देंगे तो रिच लोग तो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वगैरह खरीद सकेंगे, लेकिन पुअर फार्मर्स ऐसा नहीं कर सकेंगे, तो उनको बराबर मौका नहीं मिलेगा और उनकी ग्रोथ की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। आपसे पूछा गया है चूज ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बोथ ऑफ देम, यानी कि दोनों सही हैं इसमें। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 सेज के असर्शन है 5 ईयर प्लान्स ने लॉट ऑफ एम्फेसिस दिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। रीज़न है इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। ओके, देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर फोकस करता है, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान से हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है। 6-7 प्लान तक आते आते हमारा फोकस विलेज कॉटेज और एमएसएमई तक चला जाता है। बट द थिंग इज इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज ऑल्सो as was always a core area for the 5 year plans। तो पहला बात तो सही है कि लॉट ऑफ एम्फेसिस दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो सबसे अच्छा और स्टेबल होता था। ठीक है, आपने देखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। सो द आंसर। नाउ मूविंग टू स्टेट इस्टेब्लिश करेगा और प्राइवेट उसको सपोर्ट करेगा, जो भी उसमें सप्लीमेंट कर सकेगा। सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज द थर्ड कैटेगरी कैसी होगी, जो प्राइवेट होगी। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर में होगी। ये मैंने आप लोगों को कल बताया भी था। तो इसमें तीनों बातें सही हैं, तीनों तरीके की इंडस्ट्री की बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा था। तो क्वांटिटी वाला बात सही नहीं हो। फर्स्ट वन इज हम क्योंकि अपने यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे, इसलिए इम्पोर्ट कम कर रहे थे, ये बात सही है। और सेकेंड वन, हम उसको फॉरेन कंपटीशन से बताना चाहते थे, क्योंकि वो हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्शन को रोकता था। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इसीलिए किया गया था कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉरेन कंपटीशन से बची रहें। तो द आंसर विल बी 1 and 2। अबाउट द लाइसेंस राज सिस्टम। लाइसेंस राज सिस्टम में क्या हो रहा है कि बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग द न्यू फर्म। ओके, देखिए ऐसा है ना कि
के लिए वो ज़्यादा फोकस करेंगे कि उनको लाइसेंस मिल जाए, तो वो प्रोडक्शन की क्वालिटी के बजाय लाइसेंस लेने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। चूंकि ये दोनों करेक्ट हैं तो आपको इसमें लगाना होगा डी, यानी नाइदर ऑफ देम। ये था आपका आज का 10 क्वेश्चंस का शेड्यूल। नेक्स्ट हम लोग कल जो करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 एंड 5